नमस्कार, मेरा नाम प्रज्वल चौरसिया है और मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में ऑल इंडिया रैंक 694 प्राप्त की है। इससे पहले भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 770 पाई थी और उसी साल मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 18 रहा था। तो आज मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि कोई बच्चा अगर एस्पिरेंट है, वो तैयारी शुरू करना चाहता है यूपीएससी की, क्योंकि मैंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, 4th और 5th अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ताकि जो एस्पिरेंट्स अभी एग्ज़ाम देने की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो वो अब उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। इसके लिए मैं शुरू करना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन में हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एज है, एक ऐसा मोड है जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सिविल सर्विसेज करनी है या नहीं। और अगर जो ये मन बना चुके हैं कि उन्हें सिविल सर्विसेज का एग्ज़ामिनेशन देना है, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करें। और इसके लिए वो खुद ही अकेले भी चुन सकते हैं, जिस पे उनको भरोसा है कि मैं इस सब्जेक्ट्स में अच्छा कर सकता हूँ, या मैं ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिया हूँ अगर मैं उसमें अच्छा कर सकता हूँ तो वो उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत आती है ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहते हैं, जो कि आजकल ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल बहुत लेते हैं। तो उनके लिए मेरी सलाह ये है कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे कंसल्ट कीजिए। प्लस जो टॉपर्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं, अगर आप इन पर्सनल मिल सकते हैं उनसे, तो उनसे मिल के आप पूछिए कि क्या ये ऑप्शनल मेरे लिए सही है कि नहीं। और तीसरा, पीवाईक्यूज़ को आप देखिए कि कौन सा पेपर, कौन सा ऑप्शनल आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कि आप इसके नोट्स मेरे पास हैं, मैं इसमें आंसर अच्छा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, तो आप उसी ऑप्शनल से ग्रेजुएशन भी कर लीजिए। क्योंकि ये देखा गया है कि ऑप्शनल प्रिपेयर करने में ऑलमोस्ट 1 साल लग ही जाता है। तो क्यों ना हम ग्रेजुएशन से ही अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको पढ़ें, और साथ में साथ हमारा ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और ऑप्शनल की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। अब इसके बाद इस एग्ज़ाम में जो फेज़ होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो इन दोनों की तैयारी बहुत ही इंटीग्रेटेड रहती है कि आप अलग से प्री का नहीं पढ़ सकते, ना ही अलग से मेंस का भी पढ़ सकते हैं। तो इस इंटीग्रेटेड की तैयारी आप कॉलेज से ही, या जो एस्पिरेंट कॉलेज से निकल चुके हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जो पुराने पेपर्स हैं प्री का, मैं प्री से ही शुरुआत करता हूँ, तो आप प्री का पेपर उठाइए और देखिए। तो आपको दिखेगा कि पैटर्न बहुत ही ज़्यादा बदल रहा है। पहले कुछ और पूछा जाता था, अब कुछ और पूछा जा रहा है। लेकिन तब भी उसमें कुछ समानताएं आपको ज़रूर दिखेंगी कि इस सेक्शन है, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इनसे हर साल लगभग लगभग 10 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो जब इन सिमिलैरिटीज़ को आप देखोगे ना प्रीलिम्स में, तो बहुत ही आपको एक पैटर्न दिखेगा कि अगर मेरे ये सब्जेक्ट्स अगर कंप्लीट हो जाते हैं, तो मेरा आराम से 50-60 नंबर तो स्टैटिक से ही कवर हो पा रहा। और जैसे कि पिछले कुछ सालों में हम कट ऑफ देख रहे हैं कि जो 75 ही रही थी पिछले साल, इससे पहले 85, 90, तो इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो ओवरऑल आपको 50 क्वेश्चन ही, मतलब 100 नंबर ही पाने हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी स्ट्रेटजी से चलते हैं तो उसको आप पा सकते हैं। अब ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। वो इस स्ट्रेटजी के लिए आपको प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है, उसमें कुछ गोल्डन रूल हैं। जैसे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने हैं, खासकर जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, या इन्वायरमेंट के भी जो रहते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझने के बाद बात आती है कि आप नोट्स कैसे बनाएं। मैंने वन नोट का इस्तेमाल किया था, एप्लीकेशन है, उसमें मैं ऑनलाइन नोट्स बना सकता था। कुछ बच्चे प्रीलिम्स के लिए पेन और पेपर में भी नोट्स बनाते हैं, मतलब कॉपी में ही बनाते हैं, तो वो दोनों ही आपको चल जाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि करंट अफेयर्स की वजह से आप इसमें वन नोट में भी नोट्स बना सकते हैं। अब ये नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आप क्विक रिवाइज कर सकें, और इसमें आप जो टेस्ट सीरीज़ देंगे उसको भी ऐड कर सकें।
तो इसके बाद इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है एक टेस्ट सीरीज़ का कि हमें कितने टेस्ट लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। देखिए इसका कुछ ऐसा कोई खास मतलब फिक्स्ड नियम नहीं है कि आपको 50 टेस्ट 40 टेस्ट ही लगाने हैं, लेकिन आमतौर पे आप 15-20 टेस्ट जरूर लगा के जाइए। और उतने टेस्ट देने के बाद आपको एक आइडिया लगने लगेगा कि मैं टेस्ट में कहाँ गलती कर रहा हूँ, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। तो इन टेस्ट को आप इस एम से लगाइए कि मेरा ये सेक्शन अगर गलत बार बार हो रहा है तो मुझे ये चीज़ रिवाइज करनी है। प्लस जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको आप नोट्स में लिख सकते हैं ताकि बाद में आप रिवीजन कर सकें, क्योंकि गलतियाँ बहुत देर तक याद रहती हैं। तो प्रीलिम्स में आपको यही अप्रोच रखनी है कि आप बार बार रिवीजन कीजिए और टेस्ट दीजिए, खासकर 2 महीने पहले। और इसके साथ ही साथ सी सेट की भी आप प्रिपरेशन करते रहिए। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है वो भी करते रहिए, क्योंकि जैसे कि कुछ सालों में देखा गया कि इंजीनियर्स के ही सी सेट में मतलब नंबर नहीं आ रहा है, और उसका एकमात्र कारण है कि हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और ग्रांटेड ले लेते हैं कि सी सेट है तो हमसे तो मैथ आती है तो बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आता है मेंस। अब मेंस में होते हैं 7 पेपर। एक ऐसे का होता है, 4 जनरल स्टडीज़ के होते हैं और 2 ऑप्शनल के होते हैं। तो ऑप्शनल सबके अलग हो सकते हैं, सबकी अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट उसमें ये देखा गया है कि आपके पास वेल प्रिपेयर्ड नोट्स होने चाहिए, है ना। ऑप्शनल की लोग कोचिंग भी प्रेफर करते हैं, मार्केट में नोट्स भी मिल जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप जो टॉपर्स हैं, जो अच्छे नंबर ला रहे हैं, उनकी कॉपीज़ देखिए, इंटरनेट पे आपको ईजिली अवेलेबल हो पाएगी। प्लस उससे देखिए कि आप वही सेम आंसर कैसे अलग अलग बच्चे लिख रहे हैं और अलग अलग नंबर पा रहे हैं। तो ऑप्शनल हर लोगों का अलग अलग है, तो वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी पेपर्स हैं, जैसे एक ऐसे का पेपर है, जो ऐसे आजकल बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टाइप के टॉपिक्स आने लगे हैं। जैसे एक बार तो टॉपिक आया था कि पालनी को झुलाने वाला हाथी राज करता है। तो अब ऐसे टॉपिक्स आप कैसे लिखेंगे ऐसे में? ये तो बस एक एग्जांपल था, ऐसे ही सारे टॉपिक्स थे। तो ऐसे में आप लोग कहते हैं कि नोवेल पढ़िए, ये पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, वो अच्छी बात है। आप जब ये सब पढ़ते हैं तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी आपको पता चलता है, लेकिन आप जब देखेंगे कि इन टॉपिक्स को आप कैसे भी लिख सकते हैं, तो उससे एक फ़ायदा ये रहता है कि आपको इन टॉपिक्स में आप अपना डायमेंशन मतलब लिख सकते हैं। लेकिन उस डायमेंशन में आपको एक फ्लो होना चाहिए, कहानी होनी चाहिए। प्लस जो सिंपल सिंपल एग्जाम्पल, लोग महाभारत, रामायण और गीता सबका एग्जाम्पल लिखते हैं, है ना। तो इस सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि ऐसे की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ओपन है, उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जो आप जनरल स्टडीज़ इवन ऑप्शनल में पढ़ रहे हैं, बस उसी को उठा के आप ऐसे में लिख सकते हैं। बस उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आप 4-5 ऐसे लिखिए, एक दूसरे के ऐसे पढ़िए, टॉपर्स के ऐसे हैं वो भी पढ़िए, तो उससे आपको एक इंसाइट मिल जाएगी कि मुझे ऐसे 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 इस तरीके से लिखना है। अब बात आती है जीएस पेपर्स की, जो 4 हैं। इसको मैं 3 जीएस पेपर्स और जीएस 4 को, एथिक्स को अलग अलग रखता हूँ। जीएस 1, 2, 3 के लिए आपके पास नोट्स अच्छे से होने चाहिए, खासकर हिस्ट्री, सोसाइटी के नोट्स हो गए, इंटरनेशनल रिलेशन, इन्वायरमेंट हो गया, ऐसे बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो जब आप इनके पीवाईक्यूज देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो कीवर्ड्स हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है या इंटरनल सिक्योरिटी, तो इन्हीं के अराउंड ही हर साल क्वेश्चन रिवॉल्व होता रहता है। कभी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सोसाइटी पे पूछ लेता है, तो कभी इकोनॉमी में। तो जब आपके पास नोट्स रहेंगे तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हो और इजीली रिटेन कर सकते हो। और ये सब कैसे होगा? जब आप कंटिन्यूअस आंसर राइटिंग करेंगे। अब आंसर राइटिंग एक ऐसी हैबिट है जो बहुत ही बोरिंग हैबिट मानी जाती है, लेकिन आप जब कंटिन्यूअसली एक एक दो दो क्वेश्चन भी डेली लिखते हैं तो फिर वो आपकी आदत में आ जाती है, और आप बहुत ईजिली, जब मेंस का पेपर होता है एक्चुअली, तो वहाँ पे आप 7 मिनट में भी बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। अब इसके अलावा जो जीएस 4 का पेपर है, आमतौर पे बच्चे बुक्स रटने की कोशिश करते हैं या जो नोट्स हैं उसी को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे कि पिछले सालों में देखा गया है कि बहुत ही सिंपल आंसर में बहुत ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि जिनको अच्छे नंबर मिले हैं, अगर आप उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनकी कॉपीज़ में जो डेफिनेशन लिखी है, तो आप देखेंगे बहुत ही सिंपल है और बुक्स में नहीं पाई जा रही है। तो वो डेफिनेशन ला कहाँ से रहे हैं? वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। प्लस जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसमें कई बार अच्छे आंसर एग्जांपल्स मिलते हैं, तो आप वहाँ से उठा के नोट्स में लिख ले रहे हैं। तो जो एथिक्स की प्रिपरेशन है ये बहुत ही वाइड है, ओपन है, और बहुत ही आप कम इनपुट में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। इसी तरह आपकी स्टडी में देखोगे कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि आपको स्टेक होल्डर लिखना ही लिखना है, दोनों 4-5 ऑप्शन लिखने ही लिखने हैं। नहीं, आप पैराग्राफ में लिखिए, आप जो केस पूछा गया उसको बस
उसी पर्सपेक्टिव में दिखाइए, ऐसा नहीं कोई आपको फिक्स पैटर्न ही फॉलो करके लिखना है। तो इन सब को जब आप पूरा मेंस आप देखोगे तो इसमें एक चीज़ कॉमन आती है कि आपके पास नोट्स रहने चाहिए, प्लस जो है मटेरियल बहुत ही लिमिटेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री को 4 अलग-अलग बुक से पढ़ रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक बुक को पकड़िए, उसमें अगर अच्छा दिया है उससे ही पढ़िए, प्लस कोई भी बुक में पूरा नहीं दिया जा सकता तो आप जो मिसिंग टॉपिक्स हैं इंटरनेट से लिख सकते हैं, या नोट्स हैं, कोचिंग के भी नोट्स हेल्पफुल हो जाते हैं कई बार, तो उससे आप बस वो टॉपिक उठा के उस नोट्स में लिख लीजिए। इससे होता क्या है कि जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस रहते हैं, तो जब एग्ज़ाम आता है, एक्चुअल एग्ज़ाम आता है, तो वहाँ पे हम रिवीजन बहुत क्विक कर लेते हैं और प्लस हमें कॉन्फिडेंस बहुत आता है, और हमारा आंसर है वो आंसर राइटिंग से अब यूनिक होने लगता है। तो जब इन सब चीज़ों का आप देखेंगे कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्स हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन भी आप रहते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और इस दौरान ये भी होता है कि मोटिवेशन की कमी होने लगती है एग्ज़ाम में। कई बार ये लगता है कि हम लिख ही नहीं पाएंगे, या हमारे नंबर ही नहीं आते हैं, ऑप्शनल में कम रह गए, ऐसे में कम रह गए, खासकर जो रिपीटेड अटेम्प्ट देते हैं मेंस में ही अटक जाते हैं। तो उनको मैं कहूँगा कि थोड़ा पॉज लें, टॉपर्स की कॉपीज़ देखिए, प्लस उनके जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, आप उनको आंसर पढ़वाइए। और ये देखिए कि जो व्यक्ति आपको नहीं जानता है, या जो सिलेबस भी नहीं जानता, उसको वो पढ़ के आंसर लग कैसा रहा। ये खासकर एथिक्स और ऐसे के पेपर में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट और यूज़फुल रहता है, क्योंकि ऐसे और एथिक्स में भी जब आप आंसर लिखते हो और किसी ऐसे इंसान को दोस्त को पढ़ा रहे हो जो तैयारी नहीं कर रहा, तो वो बता सकता है कि ये मुझे पढ़ने में ऐसा लग रहा है या वैसा लग रहा है। इसके बाद बात आती है इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू प्री और मेन से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि यहाँ आपकी नॉलेज तो चेक हो चुकी है, अब आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है। इसका मतलब आप बोलते कैसे हैं, आपका बोलने का तरीका कैसे है, और आप अपने जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो विचार है, उसको कैसे रख पाते हैं। अब इसके लिए आप ये नहीं कि आप 10-12 घंटे पढ़ें, आप जाके अलग-अलग लोगों से मिलिए, जो भी ऑफिसर्स हैं या सीनियर्स हैं, उनसे आप इंटरेक्ट कीजिए, जो पिछली बार इंटरव्यू में अच्छे नंबर पाए हैं। जैसे मॉक इंटरव्यूज़ भी बहुत लोग देते हैं। तो इन सब से मिला के आपको बहुत यूज़फुल मिलता है कि इंटरव्यू में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कम स्कोर्स आता है, कई बार बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है किसी का। तो उसमें अंतर यही रहता है कि आप अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे कर पा रहे हैं, और इसके लिए आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। प्लस आप खुद की मतलब आंसर बोल के वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, और फिर देखिए कि मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, कहाँ अटक रहा हूँ, कौन सा पर्सपेक्टिव मैं बोल सकता हूँ, अपनी बॉडी लैंग्वेज आप अच्छी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जब ये तीनों स्टेज चलती है, यूपीएससी का एग्ज़ाम जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि एक साल चलता रहता है। इस बीच होता क्या है कि कई बार एक अटेम्प्ट आपका नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट नहीं हुए, 3 अटेम्प्ट भी नहीं होते हैं, कभी आप प्री में फेल हो गए, कभी मेंस में फेल हो गए। तो इससे क्या होता है, डिमोटिवेशन आता है, एक डिप्रेसिंग फेज़ जिसे कहते हैं। जैसे मेरे सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में भी आया था, जब मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर लगातार 2 बार नहीं कर पाया था। तो इस बीच आपको ज़रूरत है कि ऐसा नहीं कि आप पढ़ते ही रहिए कि नंबर नहीं आ रहा तो पढ़ते रहिए। आप इसमें ये करिए कि आप ब्रेक लीजिए। कुछ 10-15 दिन का आप बिल्कुल मत पढ़िए। आप जाइए दोस्तों के साथ घूमिए। आजकल तो मोबाइल में ओटीटीज़ ऐप्स आने लगे हैं, तो आप मूवीज़ देखिए, वेब सीरीज़ देखिए, घूमिए, थोड़ा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या घर के जो लोग हैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए। इससे क्या होता है, एक जो नेगेटिविटी आपके माइंड पे चलती रहती है और एक दिमाग में चलता रहता है कि मैं फेल हो रहा हूँ, अब क्या होगा, ये होगा, ये दूर हो जाती है। और फिर आप 10-15 दिन, 1-2 हफ्ते बाद जब आप वापस पढ़ाई करने आते हैं, तो आप फिर खुद खुद और फ तो आप फिर से खुद को एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ मेरे कम रह गए, क्योंकि गलती सब करते हैं। मैंने भी की थी, लेकिन मेरा फिर 2 बार सिलेक्शन भी हुआ, और उसका नतीजा ये है कि मैंने जो अपनी गलतियाँ थी उस पे फ़ोकस किया, और इस दौरान मैंने भी ब्रेक्स लिए कि मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया, पढ़ाई 10-15 दिन के लिए बिल्कुल छोड़ दी। तो इस बीच आपको मोटिवेट रहना है। इसमें आपकी हॉबीज़ बहुत काम आती है। कुछ लोग अच्छा गाते हैं, कुछ लोग ड्राइंग्स करते हैं, मतलब कोई भी हॉबीज़ आपकी हो सकती है, वो करिए। तो इससे क्या होता है कि आप बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, और ये जो जर्नी है यूपीएससी की, इसमें मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। और यूपीएससी की तैयारी में एक चीज़ ये भी देखी गई है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि हर साल लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों का हो पाता है। तो इसमें कई बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, बहुत प्रेशर भी रहता है,
उम्र भी बढ़ जाती है, तो उसलिए बच्चे एक प्लान बी की तरह भी देखते हैं। तो इसके लिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उनको दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में सोचना चाहिए, जैसे स्टेट पीसीएस हो गए, आरबीआई का भी एग्ज़ाम होता है, और भी एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट के, तो आप वो एग्ज़ाम भी ज़रूर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ यूपीएससी पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं और अंत में आप 5-6 अटेम्प्ट बाद नहीं हो पाता, तो बहुत ही आपको बुरा भी लगता है, नेगेटिव भी फील होता है, लोग तरह तरह की बातें भी बनाते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा टाइम दे के दूसरे चीज़ों मतलब स्टेट पीसीएस पे भी फोकस करते हैं, और जैसे कि कई स्टेट पीसीएस का अब जो हम पैटर्न देख रहे हैं, जैसे यूपी का था, एमपीपीएससी का भी हम देखें तो थोड़ा सिमिलरिटी है। आपको स्टेट का बस थोड़ा और पढ़ना रहता है, तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए। इससे क्या है, अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है, एक सिक्योरिटी आ जाती है कि कुछ नहीं तो मेरे पास ये एक अच्छी नौकरी तो है ही, इसके बाद मैं तैयारी कर सकता हूँ। क्योंकि 1-2 साल तैयारी के बाद आप अगर वर्किंग भी हैं, जैसे कई लोग प्राइवेट में रह के भी क्लियर करते हैं यूपीएससी, तो 1-2 साल के बाद आपको इतना समय नहीं देना रहता कि आप पूरा दिन उसको समय दीजिए। आप डेली का 5-6 घंटे भी अगर निकाल लेते हैं जॉब के साथ, तो बहुत ही अच्छा रहता है। प्लस आप इंडिपेंडेंट रहते हैं कि आपको घर से इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी सही हो गई हैं, और एक जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि मेरे पास एक जॉब है और मैं इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो प्लान बी होना कोई बुरी बात नहीं है, एक वो अच्छी ही बात है। अगर आपके पास एक जॉब है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सिविल सारथी यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको कई बार गाइडेंस नहीं मिल पाती है, जिनको कई बार मदद भी नहीं मिल पाती है, तो उस माध्यम से मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा सक्सेस रहा यूपीएससी, मैं दूसरों से शेयर कर पा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो जो भी लोग ये देख रहे हैं उनको बहुत ही मदद मिलेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी आप सबसे जुड़ा रहूँ, और अगर कोई भी मदद होती है, आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई भी डाउट आता है, तो मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। धन्यवाद।